हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1000 एमसीक्यूज का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा था। उसका आंसर मैं बता देता हूँ। उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विटामिन बी6, जिसको पायरिडॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको वहीं पे मिलेगा, आप जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकेंड। इससे जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़िएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, द स्टेज ऑफ ग्रिप वी आर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो ग्रिप की स्टेज है वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? ऑप्शन देखिए, ए एरिक एरिक्सन, बी एलिजाबेथ कुबलर रोस, सी सिगमंड फ्रॉइड, डी अब्राहम मास्लो। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एलिजाबेथ कुबलर रोस। ग्रिप की स्टेज सबसे पहले किसने बताई थी? एलिजाबेथ कुबलर रोस ने। आपने पढ़ा होगा ग्रिप की स्टेज के अंदर डाबडा, DABDA, इनसे जो वर्ड होते हैं उनका मीनिंग भी पूछा जाता है। डाबडा के अंदर जो मीनिंग वर्ड है उनका मीनिंग आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका मतलब भी आपको पढ़ना है। आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि डाबडा है क्या। चलिए बात करते हैं एरिक एरिक्सन की। तो एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दी थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की साइको सोशल थ्योरी किसने दी थी? एरिक एरिक्सन ने। सिगमंड फ्रॉइड ने साइको सेक्सुअल थ्योरी दी थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। तो दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, एरिक एरिक्सन साइको सोशल और जो सिगमंड फ्रॉइड है उन्होंने साइको सेक्सुअल। बात करते हैं अब्राहम मास्लो की, तो आप जानते ही होंगे नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। जो हायरार्की थ्योरी है वो अब्राहम मास्लो के द्वारा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्सकॉफ सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द इनटेक ऑफ। जो कोर्सकॉफ सिंड्रोम है वो किसके इनटेक की वजह से होता है? ऑप्शन देखिए, ए कैनाबीज, बी एम्फेटामाइंस, सी अल्कोहल, डी ओपियम। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अल्कोहल। अगर कोई पर्सन अल्कोहल का ज्यादा कंजप्शन करता है तो उसमें कोर्सकॉफ सिंड्रोम होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजों से आप दूर ही रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल फेज ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर मोस्ट डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल फेज कौन सी होती है? ऑप्शन आपके सामने, ए ओरिएंटेशन फेज, बी टर्मिनेशन फेज, सी वर्किंग फेज, डी इंडक्शन फेज। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टर्मिनेशन फेज। तो ध्यान रखिएगा, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर मोस्ट डिफिकल्ट और जो क्रिटिकल फेज होती है वो कौन सी होती है? टर्मिनेशन फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 32-year-old मदर with 30 weeks pregnancy have vaginal bleeding, what should do by nurse first? क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक 32 साल की महिला है जो 30 वीक से प्रेग्नेंट है और उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी? प्रायोरिटी बेस का ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए, ए परफॉर्म डिलीवरी, बी चेक FHR, सी अरेंज फॉर LSCS, डी अप्लाई पेड। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है, प्रायोरिटी बेसिस आपको देनी है। वैसे आपको दो ऑप्शन सही लग रहे होंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, लेकिन आपको इसमें करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, अप्लाई पेड। अप्लाई पेड क्यों करना है? क्योंकि वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो जो ब्लड लॉस हो रहा है उसके अमाउंट को असेस करने के लिए आपको क्या करना होगा? पेड अप्लाई करना होगा। यही प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होता है। वैसे तो चेक FHR भी कर सकते हो, लेकिन चेक FHR प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीपार्टम हेमरेज इज एसोसिएटेड विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एंटीपार्टम हेमरेज APS से सभी जुड़े हुए हैं एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार कम्पिटेटिव एग्जाम में एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। एक्सेप्ट वर्ड जहां भी आ जाए तो आप समझ जाइएगा इसका मतलब होता है एक को छोड़कर। ऑप्शन देखिए, ए पोस्टपार्टम हेमरेज, बी इंक्रीज्ड पेरिनियल मॉर्टेलिटी, सी एनीमिया, डी पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी। और बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज ये APH की वजह से हो सकता है, इंक्रीज पेरिनियल मॉर्टेलिटी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, लेकिन पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी कभी भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो कहाँ से कहाँ तक की होती है? पेन स्टार्ट होने से लेकर सर्वाइकल डायलेशन तक की जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है? फर्स्ट स्टेज। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है फर्स्ट स्टेज से, देयर इज सम कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंडल कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डायलेशन इज कॉल्ड। जो सर्वाइकल डायलेशन और फंडल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनके बीच के कोऑर्डिनेशन को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देखिए, ए रिट्रैक्टिंग रिंग, बी पोलैरिटी ऑफ यूट्रस,
सी लाइटनिंग, डी नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। सर्वाइकल डायलेशन एंड फंडल कॉन्ट्रैक्शन दोनों के बीच के कोऑर्डिनेशन को क्या कहा जाता है? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पज इज नॉन एज। जो ग्रुप है यानी कि लोगों का एक ग्रुप है जो एक एकत्रित हुए हैं, यानी कि एकत्रित हुए हैं सभी लोग एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए, तो इसको आप क्या कहोगे? ऑप्शन देखिए, ए कम्युनिटी, बी सोसाइटी, सी एसोसिएशन, डी इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एसोसिएशन। वो एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए सभी लोग क्या हुए हैं? एकत्रित हुए हैं, तो इसको क्या कहना है? एसोसिएशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंहचन का है तो सिंहचों में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टनिंग टेक्निक यूज्ड इन RNTCP। फ्रेंड्स आपको बताना है RNTCP का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जो RNTCP है उसके अंदर कौन सी स्टनिंग टेक्निक यूज ली जाती है? ऑप्शन है ए PAS, बी जेल नेल्सन स्टेन, सी ग्राम स्टेन, डी ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आपको करना है वो करना है ऑप्शन बी, जेल नेल्सन स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर ऑल एक्सेप्ट। मैनेजमेंट के सभी फंक्शन है एक को छोड़कर, ये भी एक्सेप्ट से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देखिए, ए रिपोर्टिंग, बी डायरेक्टिंग, सी मोटिवेटिंग, डी डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग मैनेजमेंट का फंक्शन ही है, बाकी डायरेक्टिंग, रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग तीनों ही मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग इज टू प्रोवाइड। फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा नर्सिंग के अंदर रिसर्च फोर्थ ईयर के अंदर, तो वहीं से एक क्वेश्चन बन के आ रहा है। क्या है क्वेश्चन? जो आप रिसर्च पढ़ते हो नर्सिंग के अंदर, उस रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है? ऑप्शन देखिए, ए कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर, बी क्वालिटी नर्सिंग केयर, सी इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर, डी एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इज लेस देन 2 आवर्स द कंडीशन इज कॉल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या है? फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर आपने पढ़ा होगा, उन दोनों का जो कंबाइंड ड्यूरेशन होता है अगर वो 2 घंटे से कम हो तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? ऑप्शन देखिए, ए प्री मेच्योर लेबर, बी प्रेसिपिटेट लेबर, सी प्री टर्म लेबर, डी एट टर्म लेबर। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रेसिपिटेट लेबर। अगर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का ड्यूरेशन जो कंबाइंड ड्यूरेशन है वो 2 घंटे से कम हो तो क्या कहोगे? प्रेसिपिटेट लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज ए कंडीशन दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम नॉन एज। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक कंडीशन होती है जिसमें कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है? चलिए ऑप्शन देखिए, ए पेप्सिन, बी माल्टेज, सी लैक्टेज, डी ग्लूटेन। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन सी, लैक्टेज। लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस्ट ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग्स इन ए क्लाइंट विथ प्लूरल इफ्यूजन इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जो प्लूरल इफ्यूजन एक कंडीशन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज कंडीशन है जिसमें चेस्ट ऑस्कल्टेशन, जब आप चेस्ट को ऑस्कल्टेट करोगे तो इनमें से कौन सी साउंड या कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी? ऑप्शन देखिए, ए विजिंग साउंड, बी ग्रंटिंग साउंड, सी वेसिकुलर साउंड, डी डिमिनिश्ड ब्रीदिंग साउंड। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी, डिमिनिश्ड ब्रीद साउंड। विजिंग साउंड अस्थमा के अंदर होती है, ग्रंटिंग साउंड आपको बतानी है। सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं अगर आपको बता दूंगा तो आप मेहनत भी नहीं करेंगे, तो आपको बताना है ग्रंटिंग साउंड कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज ड्यू टू। जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है प्लाज्मा के अंदर वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन देखिए, ए ग्लोबुलिन, बी बोथ ए एंड सी, सी एल्ब्यूमिनुरिया, डी एल्ब्यूमिन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एल्ब्यूमिन। तो ध्यान रखिएगा, जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो किसकी वजह से मेंटेन होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से। आपको साथ ही बता दूं, जो प्लाज्मा एक्सपांडर होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज यूज्ड इन मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि MDRT। आपने पढ़ा होगा MDRT, उसके अंदर कौन सी ड्रग्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड ली जाती है? ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट लाइन ड्रग के किसी के भी ऑप्शन नहीं है, देखिएगा ऑप्शन क्या है। ए सिप्रोफ्लॉक्सासिन, बी मेट्रोनिडाजोल, सी
पेनिसिलिन, डी लिनेजोलिड। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी लिनेजोलिड, MDRT। जो MDR बोलते हो आप, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए ये लिनेजोलिड ड्रग यूज ली जाती है। ये मैंने प्रीवियस पार्ट में भी आपको बताया था, ये सेकंड लाइन ड्रग है, ध्यान रखिएगा इस चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ डिजीज इज रेफर्ड एज। डिजीज अकर होने को, डिजीज अकर होने को रिड्यूस करना किस टाइप का प्रिवेंशन होता है या किस टाइप का प्रिवेंशन कहलाता है? ऑप्शन देखिए, ए प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, बी प्राइमरी प्रिवेंशन, सी सेकेंडरी प्रिवेंशन, डी टर्सरी प्रिवेंशन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, डिजीज को अकर होने से पहले ही उसको ट्रीट कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा वैक्सीनेशन वगैरह, वो क्यों किया जाता है? ताकि आगे ये बीमारी जो भी होती है वो नहीं हो सके, इसीलिए वैक्सीनेशन किया जाता है। तो वो क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन इज गिवन टू ससेप्टेबल कॉन्टैक्ट्स इमीडिएटली आफ्टर एक्सपोजर टू डिप्थीरिया इज। देखिए जो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन है वो कब दी जाती है? जब कोई पर्सन किसी भी प्रकार की डिप्थीरिया के कांटेक्ट में आता है या एक्सपोज में आता है। तो इनमें से कौन सी आप डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन प्रोवाइड करोगे? ऑप्शन देखिए, ए किल्ड वैक्सीन, बी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, सी टॉक्सॉइड्स, डी एंटीसीरा। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी एंटीसीरा। जब डिप्थीरिया होता है तो उसमें जो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन आप लगाते हो उसमें क्या होता है, एंटीसीरा, जो एक प्रकार की स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है जो सीरम से निकाली जाती है और डिप्थीरिया वाले पेशेंट को लगाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द WHO इनिशिएटिव राइट टू साइट इज नेम्ड एज। WHO ने एक नाम दिया था राइट टू साइट, ये किसके लिए दिया गया था? ऑप्शन देखिए, ए विजन 2020, बी विजन 2022, विजन 2025, विजन 2030। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विजन 2020। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये ब्लाइंडनेस को एलिमिनेट करने के लिए विजन 2020 नाम, जो राइट टू साइट नाम वो दिया गया था, वो किसके लिए दिया गया था? विजन 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज्ड सुसाइडल टेंडेंसी इज एसोसिएटेड विथ। जो सुसाइडल टेंडेंसीज ज़्यादा होती है वो किससे जुड़ी हुई है, यानी किसकी वजह से जो सुसाइडल आइडियाज़ वगैरह है, वो थॉट्स वगैरह है, वो अराइज होते हैं? ऑप्शन देखिए, ए हाई लेवल ऑफ सीरोटोनिन, बी लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन, सी लो लेवल ऑफ डोपामाइन, डी हाई लेवल ऑफ डोपामाइन। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन। अगर सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाए तो फिर पर्सन के अंदर क्या होते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती है, उनके अंदर थॉट्स है वो आने लग जाते हैं, उनकी थिंकिंग ऐसी हो जाती है कि हमें तो अब सुसाइड करना है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हाई लेवल सीरोटोनिन का हो जाता है तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगी, एंजाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज इज यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज आपको पता होगा, आपने F1 में भी पढ़ा होगा, फंडामेंटल में भी पढ़ा होगा, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज एक क्या प्रोसीजर है, वो किसको ट्रीट करने के लिए या किस में यूज लिया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए प्लूरल इफ्यूजन, बी न्यूमोथोरेक्स, सी हीमोथोरेक्स, डी ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। न्यूमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स एंड प्लूरल इफ्यूजन तीनों को ही ट्रीट करने के लिए चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज यूज लिया जाता है। न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है लंग्स के अंदर हवा का बढ़ जाना, और हीमोथोरेक्स का मतलब होता है ब्लड कलेक्शन इन द लंग्स, यानी कि लंग्स के अंदर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाना। तो तीनों ही कंडीशन के अंदर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग FFP का मतलब है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा फॉर ए पेशेंट एडमिटेड आफ्टर ब्लीडिंग रिलेटेड टू RTA इज। RTA का मतलब होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जैसे ही एक्सीडेंट होता है किसी पेशेंट का, उसके बाद उसको FFP एडमिनिस्टर करवाया जाता है। तो इसका जो रीजन है वो आपसे पूछा गया है कि इसका क्या कारण है कि FFP ही एडमिनिस्टर करवाते हैं। ऑप्शन देखिए, ए टू इंक्रीज प्लेटलेट काउंट एंड ट्रीट प्लेटलेट्स डिसफंक्शन, बी टू इंक्रीज हीमेटोक्रिट, सी टू प्रोवाइड क्लॉटिंग फैक्टर्स, डी टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी टू प्रोवाइड क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो FFP प्रोवाइड करवाया जाता है वो क्या करता है,
क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए जब भी एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद किसी भी पर्सन को जब भी इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया जाता है तो उसको FFP लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूब इंसर्टेड इनटू द रेक्टम फॉर द एक्सपल्सन ऑफ गैस इज कॉल्ड एज। जो ट्यूब रेक्टम के थ्रू लगाई जाती है किसको, गैस को बाहर निकालने के लिए, तो इसको इस जो टर्म है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ए रेक्टल ट्यूब, बी फॉलेज कैथेटर, सी एनिमा, डी फ्लैटस। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी फ्लैटस। जो रेक्टम के थ्रू ट्यूब लगाकर गैस को एक्सपल्सन किया जाता है या बाहर निकाली जाती है, इसे क्या कहते हैं? फ्लैटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनजी ट्यूब फीड हेल्प टू रिड्यूस। आप एनजी ट्यूब से किसी को भी जो फीडिंग है वो करवा रहे हो, वो आप स्लो क्यों करवाते हो? ताकि कम चांस हो किस चीज़ के? ऑप्शन देखिए, ए फ्लैटुलेंस, बी डिस्टेंशन, सी रिगर्जिटेशन, डी इंडाइजेशन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन के चांसेस को कम करने के लिए एनजी ट्यूब से जो फीडिंग करवाई जाती है वो कैसे करवाई जाती है? स्लोली। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्रोस्कोपी। क्वेश्चन क्या है? एंट्रोस्कोपी इज ए विजुअलाइजेशन ऑफ द। जो एंट्रोस्कोपी होता है उससे किसको देखा जाता है? ऑप्शन देखिए, ए होलो ऑर्गन, बी मैक्सिलरी साइनस, सी बोन, डी स्टोमक। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होलो ऑर्गन। जो भी खोखले ऑर्गन्स होते हैं, जो भी होलो ऑर्गन्स होते हैं, उनको एंट्रोस्कोपी के द्वारा विजुलाइज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू चाइल्ड विथ हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन टू नियोमाइसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। कौन सी वो वैक्सीन है जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, देखिएगा नियोमाइसिन की वजह से किसी भी बच्चे में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में कौन सी वैक्सीन एडमिनिस्टर नहीं करवानी चाहिए? ऑप्शन देखिए, ए OPV, बी IPV, सी BCG, डी MMR। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये आपको एडमिनिस्टर नहीं करवानी है। अगर किसी भी बच्चे को नियोमाइसिन की वजह से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होती है या फिर उसको पहले से कोई हिस्ट्री है ऐसी कि भाई इस नियोमाइसिन की वजह से इसको जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है वो होती है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजोरिटी ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लाइड टू द लार्ज इंटेस्टाइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको मेजोरिटी यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है? ऑप्शन देखिए, ए एंटीरियर मेजेंट्रिक, बी पोस्टीरियर मेजेंट्रिक, सी सुपीरियर मेजेंट्रिक, डी सीलियक ट्रंक। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सुपीरियर मेजेंट्रिक। जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरीज है वो क्या करती है? लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर एयरवे इलनेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम स्वेलिंग ऑफ द एपिग्लोटिस एंड लैरिंग्स इज ब्रॉडली कॉल्ड। जो अपर एयरवे इलनेस है यानी कि अपर एयरवे इलनेस की वजह से एपिग्लोटिस और जो लेरिंग्स है उनके अंदर क्या हुई है? स्वेलिंग हुई है, तो इस टर्म को क्या कहते हैं या इस जो डिजीज को है वो क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ए वूफिंग कफ, बी क्रॉप, सी रूबेला, डी मीजल्स। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी क्रॉप। क्रॉप किस डिजीज कंडीशन को कहेंगे? जब लेरिंग्स और एपिग्लोटिस में दोनों में स्वेलिंग आ जाए। ये क्या है? दोनों में स्वेलिंग आना, यानी कि ये जो डिजीज कंडीशन है वो कौन सी है? अपर एयरवे की डिजीज कंडीशन है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप, और इसको दूसरे भी नाम से जाना जाता है। इसका अदर नाम क्या है आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC एनालिसिस फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल इज बेस्ड ऑन। जो ABC एनालिसिस होता है इन्वेंटरी कंट्रोल के अंदर, आपने रिसर्च में पढ़ा होगा मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा ABC एनालिसिस। तो वो जो इन्वेंटरी कंट्रोल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन देखिए, ए स्टोरिंग क्राइटेरिया, बी कॉस्ट क्राइटेरिया, सी आइटम क्राइटेरिया, डी इशूइंग क्राइटेरिया। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा कॉस्ट क्राइटेरिया। ABC का मतलब होता है, ए का मतलब होता है हाई कॉस्ट, बी का मतलब होता है मॉडरेट कॉस्ट एंड सी का मतलब होता है लेस कॉस्ट। इसका जो मतलब होते हैं ABC वर्ड के, उनके भी मतलब पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ए हाई कॉस्ट, बी मॉडरेट कॉस्ट एंड सी लेस कॉस्ट। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी इज
प्रेगनेंसी के दौरान अगर एपिलेप्सी किसी भी महिला को होता है तो उसमें कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यूज ली जाती है? ऑप्शन देखिए, ए सोडियम वेलप्रोइट, बी फिनोबार्बिटोन, सी फेनिटोइन, डी लेमोट्रेजिन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी लेमोट्रेजिन। जो लेमोट्रेजिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है किसके अंदर? प्रेगनेंसी के दौरान अगर एपिलेप्सी अकर होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में प्रेडिस्पोज द प्रेजेंस ऑफ डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। अगर किसी पर्सन को डिजिटलिस टॉक्सिसिटी होती है तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? ऑप्शन देखिए, ए हाइपर कैल्सीमिया, बी हाइपर मैग्नीसीमिया, सी हाइपोमैग्नीसीमिया, डी हाइपर नेट्रीमिया। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी हाइपोमैग्नीसीमिया। मैग्नीशियम का लेवल है वो बिलो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालिसिस ऑफ बोथ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज इज नोन एज। अगर जो पैरालिसिस है वो दोनों ही यानी कि अपर और लोअर जो एक्सट्रीमिटीज है दोनों में ही अगर हो जाए तो इस टर्म को क्या कहेंगे या इसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, ए हेमीप्लेजिया, बी पैराप्लेजिया, सी मोनोप्लेजिया, डी क्वाड्रीप्लेजिया। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी क्वाड्रीप्लेजिया। अगर हाथों में और पैरों में दोनों में ही लकवा आ जाए तो इस टर्म को कहेंगे क्वाड्रीप्लेजिया। और आपको पता होगा इधर राजस्थान के अंदर जो बुटाटी धाम है वो पैरालिसिस के इलाज के लिए जाना जाता है। जब भी किसी पर्सन को पैरालिसिस होता है तो उसको बुटाटी धाम ले जाया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जहाँ पे पैरालिसिस का ट्रीटमेंट विदाउट किसी मेडिसिन के होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन आफ्टर निडल स्टिक इंजरी विथ HIV इन्फेक्टेड ब्लड। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निडल स्टिक इंजरी हुई है और जो निडल स्टिक इंजरी हुई है वो निडल किसकी कांटेक्ट में आई थी? एक HIV इन्फेक्टेड ब्लड की कांटेक्ट में आई थी। अगर उसकी वजह से HIV इन्फेक्शन होता है तो कितनी रिस्क रहेगी HIV इन्फेक्शन होने की? ऑप्शन देखिए, ए 1:30, ऑप्शन बी 1:300, ऑप्शन सी 1:50, ऑप्शन डी 1:500। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1:300, यानी कि 300 में से एक HIV इन्फेक्शन से सफर हो ही जाता है अगर ऐसा होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूसेला अबोर्टस इन्फेक्शन प्राइमरीली। जो ब्रूसेला अबोर्टस है वो किसकी वजह से इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट होता है? ऑप्शन देखिए, ए गोट, बी पिग, सी कैटल, डी डॉग। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कैटल। कैटल की वजह से ब्रूसेला अबोर्टस का इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ डायरिया एंड क्रैम्पिंग आफ्टर हैविंग डेयरी प्रोडक्ट्स। जैसे कोई एक पर्सन है जो डेयरी प्रोडक्ट्स खाता है या पीता है उसके बाद उसको डायरिया होता है साथ ही उसको क्रैम्प आने लग जाते हैं, ऐसी वो कंप्लेन करता है। मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस विल बी। ये जो डायग्नोसिस यानी कि जो सिम्टम्स बता रहा है आपको, कंप्लेन जो कर रहा है ये किसको डायग्नोस करती है? ऑप्शन देखिए, ए सीलियक डिजीज, बी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सी लैक्टोज इंटॉलरेंस, डी सिस्टिक फाइब्रोसिस। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लैक्टोज इंटॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज कैन बी अटेन्ड बाय। जो भी प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है उनको अटेंड किया जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। तो किसको इंक्लूड किया गया है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर? ऑप्शन देखिए, ए क्वारंटाइन, बी इम्यूनाइजेशन, सी एंटीबायोटिक्स, डी स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इम्यूनाइजेशन प्राइमरी प्रिवेंशन का एक टाइप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्स डिजीज इज स्प्रेड फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ। जो वेल्स डिजीज है वो किसके कॉन्टेक्ट की वजह से स्प्रेड होती है? ऑप्शन देखिए, ए रेट्स, बी मंकी, सी काउज, डी ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रेट्स। रेट्स में जो रेट्स होते हैं उनके कॉन्टेक्ट की वजह से विल्स डिजीज ट्रांसमिट होती है, स्प्रेड आउट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRS स्टैंड्स फॉर। IRS का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए इंडोर रेफरेंस सोर्सेज, बी इंटरमिटेंट रेजिडुअल स्प्रेइंग, सी इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग, डी इंटरमिटेंट रेफरेंस सोर्स। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग। आपको फ्यूचर में CHO में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, IRS का फुल फॉर्म आपको बताना हो तो फिर आपको आंसर करना है इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए नर्स रीड द रिजल्ट ऑफ ए मॉन्टेक्स टेस्ट ऑन ए 3 ईयर चाइल्ड। एक नर्स है जो 3 साल के बच्चे का जो मॉन्टेक्स टेस्ट है वो रीड कर रही है या पढ़ रही है। द रिजल्ट इंडिकेट इन एरिया ऑफ इन ड्यूरेशंस measuring 10 mm. The nurse would interpret these results as, जब वो नर्स उस रिजल्ट को पढ़ती है तो उसमें जो जब वो मेजरमेंट होता है यानी कि जो ड्यूरेशन जो मेजरमेंट होता है वो 10 mm का है, यानी कि मॉन्टेक्स टेस्ट में जो आती है फाइंडिंग वो कितनी है 10 mm की। तो नर्स क्या फाइंड आउट करेगी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर अनडिसाइडेड है। ऑप्शन देगी ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी अनडिसाइडेड, सी कैन नॉट सेइंग फर्मली एनीथिंग। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पॉजिटिव। अगर 10 mm की फाइंडिंग किसी बच्चे की हो चाहे फिर वो किसी पर्सन की हो, अगर मॉन्टेक्स टेस्ट में आती है तो वो क्या कहलाती है पॉजिटिव। वो क्या होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव टेस्ट होता है यानी कि उसको ट्यूबरक्लोसिस का जो खतरा है वो मंडरा रहा है, उसके ऊपर ट्यूबरक्लोसिस का खतरा मंडरा रहा है, उसको टीबी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यूज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI रेंज फ्रॉम। जो वैल्यू होती है HDI की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। ऑप्शन देखिए ए 0 to 0.1, बी 0 to 1, सी 0 to 10, डी 0 to 100। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 0 to 0.1। HDI की रेंज कितनी होती है 0 से 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। अगर प्लूरल स्पेस के अंदर लिम्फ फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है तो इस टर्म को किस नाम से जाना जाता है या इस डिजीज कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए ए हीमोथोरेक्स, बी न्यूमोथोरेक्स, सी काइलोथोरेक्स, डी नॉन ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी काइलोथोरेक्स। मैंने न्यूमोथोरेक्स और हीमोथोरेक्स के बारे में बताया था। हीमोथोरेक्स में क्या होता है ब्लड का कलेक्शन हो जाता है प्लूरल स्पेस के अंदर, और जो न्यूमोथोरेक्स है उसके अंदर एयर का कलेक्शन हो जाता है। एयर कलेक्शन हो जाती है कहाँ पे प्लूरल स्पेस के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया लिम्फ फ्लूइड कलेक्ट हुआ है तो इसको क्या कहेंगे काइलोथोरेक्स। काइलो का मतलब होता है लिम्फ फ्लूइड, थोरेक्स का मतलब होता है प्लूरल स्पेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा काइलोथोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिक येलो ड्रेनेज फ्रॉम द वुंड इज नोन एज। अगर वुंड से थिक येलो ड्रेनेज हो रहा है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए ए सैंग्वेनियस, बी सीरस सैंग्वेनियस, सी सीरस, डी पुरुलेंट। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सीरस। बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अगर आपको पूछा जाए फ्रेश ब्लड का ड्रेनेज हो रहा है वुंड से तो आप क्या कहोगे सैंग्विनियस। क्या कहोगे सैंग्विनियस। अगर आपको पूछा जाए वाटरी है साथ में पिंक कलर का ड्रेनेज हो रहा है, वाटरी है साथ में पिंक कलर का ड्रेनेज हो रहा है तो फिर आपको आंसर करना है सीरस सैंग्विनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन डोवेरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज गिवन इन विच ईयर। जो डोवेरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो कब लागू किया गया था। ऑप्शन देखिए ए 1951, बी 1961, सी 1947, डी 1968। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए क्या है विच मैटरनल कॉम्प्लिकेशन सीन इन फीटल एनटीडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एनटीडी का मतलब होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इनमें से कौन सा वो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है जो एनटीडी को शो करता है, फीटल एनटीडी शो होती है कौन से कॉम्प्लिकेशन की वजह से। ऑप्शन देखिए ए ओलिगोहाइड्रोमनियोज, बी पॉलीहाइड्रोमनियोज, सी बोथ एंड, सी डी नॉन ऑफ दी अबव। आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर आंसर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आपका वीडियो यहीं खत्म होता है, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच।